अच्छा बेटा, आज की क्लास के अंदर हम इन्वायरमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। एंड दिस टॉपिक इज नोन एज द पावर रिसोर्सेज। ठीक है जी। पावर रिसोर्सेज का एक टॉपिक है। अच्छा जी। इसका सिलेबस कंटेंट बेटा मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इस पे हमें क्या बताना है भाई, क्या क्या चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं। कह रहा है पहली टर्म है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ सिंपल डायग्राम फॉर ईच मेथड हाउ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज क्रूड ऑयल नेचुरल गैस आर एक्सट्रैक्टेड। तो भाई क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के एक्सट्रैक्शन के बारे में आपको डायग्राम के साथ पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कोल किस तरीके से ऑब्टेन किया जाता है ओपन कास्ट, एडिट और शाफ्ट माइनिंग से। इसके बारे में हमने मिनरल रिसोर्सेज का भी एक टॉपिक कवर किया हुआ है, जिसमें हमने एडिट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग तीनों के जरिए तीनों के जो तरीकार है वो हमने पूरा डिस्कस किया हुआ है। उसके अलावा कह रहा है नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल की एक्सप्लोरेशन और ड्रिलिंग के प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में पता चलना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे विंड पावर, हाइडल पावर, सोलर पावर और दूसरे जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जैसे वेव, टाइडल, बायोफ्यूल, जियोथर्मल, इनके बारे में पता होना चाहिए। हमें पावर रिसोर्स की जनरल इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि पावर रिसोर्सेज जनरली किस तरीके से इंपॉर्टेंट है फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। उसके बारे में उसके बाद फिर रीन्यूएबल रिसोर्सेज की डिटेल्स पता होने चाहिए, जैसे कोल, कितनी तरीके का कोल अवेलेबल है, कब तक लास्ट हो जाएगा, क्यों पाकिस्तान को इंपोर्ट करना पड़ता है। बेटा पाकिस्तान का जो कोल प्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करना, वो कैसे फाइनल यूजर तक ट्रांसपोर्ट होता है, नेचुरल गैस की प्रोडक्शन, उसके रिजर्व्स कितने टाइम तक लास्ट कर सकते हैं, और नेचुरल गैस की पाइपलाइन किस हद तक पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज में इलेक्ट्रिक गैस प्रोवाइड कर सकती है। और फिर ऑयल के बारे में, ऑयल एक्सप्लोरेशन, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल के बर्न होने की वजह से जो इम्पैक्ट आता है एनवायरनमेंट के ऊपर, वो तमाम तर चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। फिर यही तरीकेकार हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में कि हर रिन्यूएबल रिसोर्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज पता होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिहाज से, वाटर, विंड, वेव, टाइडल पावर, वो सारे। फिर बेटा हमारे पास जो हाइडल स्कीम्स है यानी कि डैम्स जो हैं, उसके फैक्टर्स पता होने चाहिए कि भाई क्या क्या फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं डैम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए, क्या फेवरेबल फैक्टर्स पाकिस्तान में मौजूद है और क्या लिमिटेशंस है वो पता होना चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स है जो एचईपी प्रोडक्शन को फेवर करते हैं और कौन से फैक्टर्स इनके अंदर हिंड्रेंस कॉज करते हैं। तो ये तमाम तर चीजें मैंने आपको आउटलाइन कर दिया, सिलेबस जो हमारा टॉपिक है, और इसको हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे आज। ठीक है जी। सबसे पहले जनरली स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग पावर रिसोर्सेज। अभी मैं रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल की डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, अभी मैं बिल्कुल जनरल स्टार्ट कर रहा हूं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग पावर रिसोर्स। देखिए बेटा, पावर रिसोर्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से रिलेट कर सकते हैं हम इधर। पावर रिसोर्सेज जैसे सच एस एचईपी, या फिर कोल से, थर्मल पावर से, या फिर सोलर पावर से, या विंड पावर से हम इवेंचुअली क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है जनरेट करना? क्योंकि पाकिस्तान में फ्रीक्वेंट पावर कट डाउन हो रहे हैं, यानी कि लोड शेडिंग हो रही है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की अब शॉर्टेज फील हो रही है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमें मजीद पावर रिसोर्सेज को डेवलप करना जरूरी है। क्यों? भाई एक तो ये कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है एट अ रेट ऑफ 1.6% पर एनम, जिसकी वजह से हमें ज्यादा पावर रिसोर्सेज की जरूरत है। उसके अलावा पाकिस्तान इज इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट्स हो रही है, इंडस्ट्रीज बन रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, द ग्रोथ ऑफ अर्बन एरियाज, शहरों की ग्रोथ ज्यादा हो रही है। तो अब शहरों की रिक्वायरमेंट है कि वहां पे बिजली हो। उसके अलावा बेटा पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपमेंट के लिए हमें इंडस्ट्रीज की जरूरत है, हमें मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। येट अगेन ऑल ऑफ देम लीड्स टू द इंक्रीजिंग नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो पावर रिसोर्सेज होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, और जनरली रूरल एरियाज के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है। और गवर्नमेंट बढ़ा रही है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम, जिसकी वजह से बेटा रूरल अर्बन माइग्रेशन भी कम होगी और शहरों के हालात बेहतर होंगे। आप कराची जैसे शहर के अंदर रहते हैं, आपको मालूम है कि रूरल एरिया से जब लोग अर्बन एरिया यानी कि गांव देहातों से लोग जब शहरों की तरफ मूव करते हैं, तो कितना प्रेशर सिटी की रिसोर्सेज पे बढ़ जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम रूरल एरियाज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें ताकि वहां का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े और लोग
सिर्फ लिविंग स्टैंडर्ड की तलाश में शहरों की तरफ मूव ना करें। तो ये हमारे पास जनरल इंपॉर्टेंस हो गई पावर रिसोर्स की डेवलपमेंट की। ठीक है जी। अब बेटा हमें पता है कि अगर पावर रिसोर्सेज की बात करें तो दो मेन तरीके के रिसोर्सेज हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी। बेटा रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या फर्क है? देखिए बेटा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा, एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। रीन्यूएबल रिसोर्सेज है सोलर पावर, हाइडल पावर, जियोथर्मल, विंड पावर और बायोमास। बेटा ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेस। जबकि अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की बात करें जैसे कि ऑयल, कोल या नेचुरल गैस या फिर उसके बाद न्यूक्लियर पावर, तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जाम्पल तो दे दिए सर, डिफाइन भी कर दें क्या भाई इनमें फर्क मेन क्या है? बेटा देखिए फर्क मेनली ये है कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो खत्म नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे बेटा अगर मैं विंड एनर्जी को यूज करके इससे बिजली पैदा कर दूं तो क्या इससे हवा खत्म हो जाएगी? या अगर मैं सोलर पावर से बिजली पैदा कर लूं तो क्या वो हीट खत्म हो जाएगी सूरज की? नहीं। तो उसको तो हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो डिप्लीट भी नहीं हो रहा, वो एग्जॉस्ट भी नहीं हो रहा। क्या सूरज खत्म हो रहा है इस्तेमाल करने से? या हवा खत्म हो जाएगी इस्तेमाल करने से? डेफिनेटली नॉट। तभी बेटा हम कहते हैं कि ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज है विच कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन एंड विच डज नॉट डिप्लीट विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। अगर कंपैरेटिवली कोल की बात करें तो कोयले को आपने एक दफा बर्न कर दिया ना तो वो खत्म, अब उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आपको पता है कोल जो है वो जितना ज्यादा आप एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे तो जमीन से वो खत्म हो जाएगा। जाहिर सी बात है हर यूज पे वो खत्म हो रहा है तो इवेंचुअली वो मुल्क से भी खत्म हो सकता है, दुनिया से भी खत्म हो सकता है। सो इट मे डिप्लीट और एग्जॉस्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है जी। अभी देखिए पाकिस्तान में नेचुरल गैस की कितनी शॉर्टेज हो गई है, गैस की लोड शेडिंग हो रही है। ये तो हमने अपने बचपन में तस्वीर भी नहीं किया था कि नेचुरल गैस, हमने तो किताबों में बस इतना ही पढ़ा था कि भाई पाकिस्तान के पास तो अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है नेचुरल गैस की, और सुई की एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी। तो हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम लोगों को सेवेंथ लार्जेस्ट गैस रिजर्व होने के बावजूद भी हम लोगों को जो है वो शॉर्टेज फेस करनी पड़ेगी गैस की। बहरहाल क्योंकि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वक्त के साथ साथ खत्म हो रही है, तभी ये दिन भी आ गए देखने के लिए। बहरहाल रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का हमने कंपैरिजन कर लिया। बेटा पास्ट पेपर्स के कुछ सवाल मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं। बेटा पास्ट पेपर्स के कुछ सवाल मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं जिनमें एक 2 मार्क की डेफिनेशन पूछी हुई है, व्हाट इज मेंट बाय रीन्यूएबल रिसोर्सेज। वो डिफाइन कर दिया, डिप्लीट नहीं हो रहे और बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। फिर बेटा दूसरा पास्ट पेपर का सवाल जो है ये 4 मार्क्स का बेसिकली आया हुआ था। ठीक है। एक्सप्लेन, सॉरी, ये एक्सप्लेन बेसिकली 2 रीजंस होना चाहिए। 2 मार्क में एक पूछ सकता है लेकिन 4 मार्क के लिहाज से 2 रीजंस पूछेगा। एक्सप्लेन 2 रीजंस वाई पाकिस्तान इज डेवलपिंग रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। भाई रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डेवलप करना क्यों जरूरी है? इसका रीजन, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड कोल। भाई आपको पता है जो ऑयल है, सॉरी इंपोर्टेड ऑयल, वो हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। देखिए अभी आपने देखा रिसेंट टाइम्स के अंदर ईरान की जंग हो गई। ठीक है। अब वो उधर अटैक हो रहे हैं, सऊदीया पे अटैक हो रहे हैं, डिफरेंट जगहों पे अटैक हो रहे हैं। इवन ईरान के जो ऑयल डिपो है उस पे अटैक हो गया। तो इन तमाम तर जंगों में तेल बहुत महंगा हो जाता है, जैसे अभी हो गया। ठीक है जी। अभी करंटली कितना 55 रुपीज पर लीटर ऑयल बढ़ गया है इस करंट जंग के हालात के बाद। तो बेटा अब आपको पता है कि पाकिस्तान क्योंकि ऑयल की इंपोर्ट करता है और वन ऑफ द मेन इंपोर्ट्स है, ऑयल पाकिस्तान की वन ऑफ द मेन इंपोर्ट्स है। तभी बेटा जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटोरिएट होता है, खराब होता है, वर्सन होता है। अगर हम लोग अपनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बेहतर बना दें, जैसे सोलर पावर को, विंड पावर को बेहतर बना दें बेटा, और उस पे
डिपेंडेंट हो जाए, सो इट विल रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्टेड ऑयल, which will help to improve the Pakistan's balance of payment by reducing the need of importing oil. दूसरी बात बेटा, भाई हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इसलिए भी डेवलप करना चाहिए बिकॉज वी नीड फ्यूल टू डेवलप इंडस्ट्रीज। भाई वो बिजली जो इंडस्ट्रीज में आ रही है उसके लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना बेटा, तो वो डेवलप हो सकती है। तो बेटा जितनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज डेवलप होंगी उतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान की बढ़ सकती है। उसके अलावा थर्ड रीजन लिखा हुआ है, टू डेवलप एनर्जी सप्लाईज इन ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, खास तौर पे रूरल एरियाज जिधर, या छोटे शहर जिधर बेटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है, या बहुत कम है। तो बेटा इससे जो अनइक्वल रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई हुई है ना, कि बड़े शहरों में तो डेवलपमेंट हो रही है, छोटे शहरों में बिजली नहीं है, या गांव देहात में बिजली नहीं है तो वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो वो जो इनइक्वालिटी है कि भाई कहीं डेवलपमेंट कहीं पे नहीं, जिसकी वजह से लोगों के एतराजात भी उठते हैं कि भाई हुकूमत कुछ जगहों को फेवर करी और कुछ को नहीं, तो वो सारे मामलात हल हो सकते हैं। उसके अलावा बेटा आपको पता है कि जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज सच एज ऑयल कोल गैस बर्न होता है तो इमिट होती है हार्मफुल गैसेस, और हार्मफुल गैसेस इमिट होने की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से बेटा आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, रेनफॉल कम हो रही है, टेम्परेचर कितना एक्सट्रीम पे चला गया है। तो इन तमाम तर मसाइल को हल किया जा सकता है जब हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी को डेवलप करें। ठीक है जी। अब बेटा क्योंकि मैंने इसको रिलेट कर दिया है हार्मफुल इम्पैक्ट से, तो यहाँ पे एक और टर्म मैं रिलेट करना चाहता हूँ। वो टर्म क्या है बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। कौन सी टर्म है बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? देखिए बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैंने दो डेफिनेशंस आपको हमेशा से समझाई है। एक बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन ये है कि रिसोर्सेज को ऐसे डेवलप करें या ऐसी रिसोर्सेज डेवलप करें जो फ्यूचर की भी वांट्स पूरी कर दे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एग्जिस्टिंग वांट्स। ठीक है। और यानी कि वो लॉन्ग टर्म पे चले, क्या आप चले कैसे चले, लॉन्ग टर्म पे इस्तेमाल हो, यानी खत्म ना हो जाए। ठीक है जी। और दूसरा बेटा, बिल्कुल सही, मुझे एक बच्चा बता रहा है कि रिसोर्सेज को ऐसे डेवलप करें विच डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। तो अगर आप देखें तो ये दोनों एस्पेक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पूरे होंगे अगर पाकिस्तान रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डेवलप करेगा। देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जॉस्ट नहीं होती, रिन्यूएबल रिसोर्सेज डिप्लीट नहीं होती, खत्म नहीं होती, तो वो लॉन्ग टर्म पे चलेंगे, यानी कि करंट वांट्स तो भी पूरा कर देंगे और फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो इस लिहाज से भी सस्टेनेबल है। और दूसरी बात, क्योंकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कोई हार्मफुल गैसेस इमिट नहीं हो रही, तो इट डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। इस लिहाज से भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को डेवलप करना ज्यादा सस्टेनेबल समझा जाता है। ठीक है जी। ये बात आपको समझ आ गई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। बेटा अब हम लोग वन बाय वन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर मूव करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं सोलर पावर को। ठीक है जी। सोलर पावर को, भाई यहाँ पे सोलर पावर एनर्जी कैसे जनरेट हो सकती है उसके बारे में एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है जी। और उस पैराग्राफ के अंदर देखिए इधर ब्लैंक स्पेसेस दी हुई हैं। ठीक है। तो भाई मैं आप लोगों की मदद से इसको फिल करना चाहूंगा, आप लोग भी मुझे सजेशंस देते रहेंगे कि पहली में कौन से लिखूं, दूसरे में कौन से लिखूं, इस तरीके से हम इस पास्ट पेपर के सवाल को फुल पूरा करेंगे। कह रहा है कि भाई रेक्टेंगुलर सोलर डैश आर मेड अप ऑफ, भाई पहले इसमें कह रहे हैं बच्चे के पैनल लिख दो। रेक्टेंगुलर सोलर पैनल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सोलर डैश। सेकंड में क्या लिखे भाई? मैनी सोलर, क्या लिखे भाई इसमें? दूसरे ऑप्शंस में क्या लिखे? इट अप मेड अप ऑफ मैनी सोलर सेल्स। चलिए भाई आप लोग सेल कह रहे तो सेल लिख लेते हैं। विच कन्वर्ट, कौन सी एनर्जी सूरज से क्या आ रही है बेटा? लाइट। देखिए बेटा यहाँ पे हीट नहीं लिखना क्योंकि वो थर्मल पावर वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन है लाइट एनर्जी।
फ्रॉम द सन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लाइट है। दे कैन बी प्लेस्ड ऑन द डैश ऑफ द हाउसेस। तो भाई क्या हो सकता है, रूफ। ठीक है जी, रूफ ऑफ द हाउसेस, इसको हम रख सकते हैं रूफ पे हाउसेस के एंड अदर बिल्डिंग्स। लार्ज array of solar panels can be sited on the ground, for example in deserts। ठीक है जी, सोलर पैनल्स शुड फेस व्हाट डायरेक्शन। यहाँ पे दो ऑप्शंस है, यहाँ पे साउथ भी है और ईस्ट भी है। तो आप मुझे बताएं कि सूरज की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, साउथ है या ईस्ट है, क्या लिखेंगे। बेटा सब गलत कह रहे हैं, ईस्ट नहीं है इसमें, साउथ है। क्यों भाई, आपको पता है पाकिस्तान इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि पाकिस्तान इक्वेटर से ऊपर है। ठीक है ना। अब देखिए बेटा, अगर लेट सपोज दुनिया यहाँ है तो सूरज यहाँ पे है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान है ऊपर की तरफ, यानी कि पाकिस्तान का जो साउथ पार्ट है दैट इज क्लोजर टू द इक्वेटर। ठीक है जी, अगर मैं इस चीज को क्लाइमेट चैप्टर से भी आपको समझाना चाहूँ, ठीक है जी, क्लाइमेट चैप्टर के नोट्स में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में है। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान ऐसा है कि लाइन ऑफ इक्वेटर नीचे और पाकिस्तान ऊपर है। ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आप देखें कि साउथ इज क्लोजर टू इक्वेटर, मीनिंग साउथ हैज अ डायरेक्ट मोर डायरेक्ट एंगल ऑफ सन कंपेयर टू नॉर्थ। तभी बेटा साउथ पे ज्यादा गर्मी है, साउथ पे ज्यादा डायरेक्ट एंगल ऑफ सन है। तभी सोलर पैनल्स के लिए बेस्ट ये है दैट इट शुड फेस साउथ। ये किस तरफ फेस करे बेटा, ये साउथ की तरफ फेस करे, इन ऑर्डर टू कलेक्ट एज मच सन्स एनर्जी एज पॉसिबल। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा सन्स एनर्जी के लिए ये साउथ की तरफ फेस करे। कह रहा है एक और तरीके का सोलर पैनल भी है विच यूज द सन टू हीट वाटर। अब यहाँ पे बेटा हमें पता चला कि उधर हम लोगों ने हम लोगों ने सेकंड ब्लैंक में लाइट क्यों लिखा था, हीट क्यों नहीं लिखा था। क्योंकि बेटा हीट वाली बात जो थी वो दूसरे तरीके के सोलर पैनल्स होते हैं, उसका जिक्र एग्जामिनर आगे खुद ही कर रहा था। ठीक है ना। तो बेटा कह रहे हैं कि एक और तरीके का सोलर पैनल होता है जो कि वाटर को हीट करता है और स्टीम प्रोड्यूस होती है, और स्टीम से फिर टरबाइन घूमती है, उससे बिजली पैदा होती है। ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने सोलर पावर की पावर जनरेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम इसके जरा जनरल एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं। जनरल डिसएडवांटेज या एडवांटेज में हम बात करें तो देखो यहाँ पे कोई फ्यूल बर्न नहीं होता, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। दूसरी बात, रीन्यूएबल रिसोर्स है तो सस्टेनेबल है। फिर बेटा घर की छतों वतों पे लगा दिया, इवन जो साइड्स है बिल्डिंग की उस पे लगा दिया, तो यहाँ पे लेस स्पेस रिक्वायर होती है। तो बहुत कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है कि भाई जमीन पे आप घर नहीं बना पा रहे या फार्म नहीं बना पा रहे, आप जो चाहे आप इंडस्ट्रीज बना रहे बनाए। ठीक है। तो फिर जो है इसकी कोई खास कॉस्ट नहीं है आपको जो छोड़ने पड़े आपको। ठीक है ना। लेकिन जाहिर सी बात एक्सपेंसिव है खरीदना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर अगर ये खराब हो जाए तो इसके लिए स्किल लेबर रिक्वायर्ड होता है जिसकी शॉर्टेज है, और ये जो स्किल लेबर है ये वेजेस बहुत हाई डिमांड करते हैं। तो जिनको ये काम आता है सोलर पैनल वगैरह का, तो ये कॉस्टली है। ठीक है जी। तो हमने इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए। ठीक है ना। अब बेटा पाकिस्तान की मैं एक सोलर पावर जनरेशन की स्कीम की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। और एक सवाल है जो आप लोग आंसर करेंगे। बेटा पाकिस्तान में 6 मेजर सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से एक है बहावलपुर के अंदर। और इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है कायद आजम सोलर पार्क बहावलपुर, पंजाब के अंदर है बेटा। एग्जामिनर ने इसकी तस्वीर दे दी बेटा इंसर्ट में, और पूछ लिया सजेस्ट 2 रीजंस व्हाई पाकिस्तान हैज सुटेबल कंडीशंस फॉर सोलर पावर जनरेशन। सोलर पावर जनरेशन के लिहाज से पाकिस्तान के पास सूटेबल कंडीशंस क्यों है आपके ख्याल में। अब देखिए बेटा, अमूमन जो सजेस्ट वाला सवाल होता है वो 2 मार्क्स का होगा, 2 पॉइंट्स पूछेगा, यानी कि डेवलप नहीं करना। लेकिन यहाँ पे सवाल सजेस्ट में भी है, और कंफ्यूजिंग बात ये कि ये 4 मार्क्स का है। तो आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मार्क्स के मुताबिक देखना है, कीवर्ड तो देखना है लेकिन मार्क्स से भी कंपेयर करना है।
ठीक है जी, डेवलप करना है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि पाकिस्तान में सोलर पावर जनरेशन करना क्यों पॉसिबल है। ठीक है जी, बच्चों ने बेटा अपने रीजंस बताए, जिसमें कुछ बच्चों ने कहा कि भाई देयर आर वेरी लेस क्लाउडी डेज, या ज्यादा सनी डेज होते हैं। ठीक है, तो ये सुटेबल रीजंस है। ठीक है जी, बिल्कुल सही, रायान ने भी अपना पॉइंट सही बताया बेटा। तो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट्स क्या लिखे। पहला पॉइंट लिखा मैंने, हाई लेवल ऑफ सनशाइन थ्रू आउट द ईयर। तो जो पॉइंट रायान ने लिखा हुआ था वही हमने भी देखे यहाँ पे लिखा, ठीक है ना, कि पाकिस्तान एक हॉट क्लाइमेटिक जोन के अंदर है, जिसमें बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जो कि 300 से भी ज्यादा सनी डेज एक्सपीरियंस करते हैं। उसके अलावा जो डेजर्ट रीजन्स हैं, जैसे, और उसके अलावा जो रीजन्स है जैसे कि बहावलपुर या फिर थर डेजर्ट वगैरह, यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तभी दे हैव रिलायबल कंडीशंस फॉर सोलर पावर जनरेशन। ठीक है। दूसरा बेटा रीजन, लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट एंड अनयूज्ड लैंड। ये पाकिस्तान में बहुत सारी जैसे डेजर्टेड एरिया, अब आपको पता है वो इतनी प्रोडक्टिव जमीन तो है नहीं ना, वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वहाँ पे जैसे चोलिस्तान डेजर्ट हो गया या थर डेजर्ट हो गया, यहाँ पे आबादी कम होती है, इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए भी जमीन इस्तेमाल नहीं होती। तो दीज फ्लैट स्पेसेस प्रोवाइड आइडियल ग्राउंड फॉर सोलर सोलर फार्म्स, जहां पर आपको ना एग्रीकल्चर को डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, ना आपको ह्यूमन सेटलमेंट को डिस्टर्ब करना पड़ रहा है, ना इंडस्ट्रियल एरिया कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो आप आराम से यहाँ पे सोलर पावर जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप दैट्स क्लियर। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है, दैट इज जनरेशन ऑफ बायोगैस। अब आप पूछेंगे बायोगैस क्या होता है, इसको उर्दू में कहते हैं गोबर गैस। ठीक है, किससे बनते हैं, काउ डंग से। ठीक है जी, बेटा यहाँ पे मैंने प्रोसेस लिखा हुआ भी है। क्या सवाल बनाया हुआ है यहाँ पे, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग बायोगैस। बायोगैस को कैसे यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये 4 मार्क्स तक का सवाल आ सकता है। भाई जरा इसको पढ़ लेते हैं। देखो बेटा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे कि एनिमल का मेन्यूर, काउ डंग वगैरह, एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, और फूड स्क्रैप्स होते हैं बेटा, जो कि स्क्रैप कर दिया जाता है, इसको हम एक सील्ड, बिल्कुल सील वाला बायोगैस डाइजेस्टर होता है, वहां पे रख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब इसको हम काम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया जो है, जो जो नेचुरल मैन्योर में से बैक्टीरिया निकलता है, उसको जब हम ब्रेक डाउन कर देते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो इससे बेटा बायोगैस प्रोड्यूस होती है, जिसमें मीथेन होता है या मेनली कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गैस को फिर आप कंटेनर्स में कलेक्ट करके स्टोर कर देते हैं, सिलेंडर्स वगैरह में, और फिर इस गैस को आप बर्न करते हैं। ठीक है जी, और हीट प्रोड्यूस करते हैं। उस हीट से टरबाइन मूव होती है, टरबाइन घूमती है बेटा, और ये टरबाइन कनेक्टेड होती है जनरेटर से। जैसी टरबाइन स्पिन होती है जनरेटर के अंदर, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर की मदद से। और उससे जो बिजली पैदा होती है वो अक्सर घरों में या इंडस्ट्रीज को दी जाती है थ्रू लोकल ग्रिड्स या फिर नेशनल ग्रिड। और बेटा जो फिर वेस्ट है, जो आपने देखा है कि अब आपने मिसाल के तौर पे जो इस्तेमाल किया वो था काउडंग। काउडंग से आपने बिजली पैदा कर ली, गैस पैदा की, गैस से बिजली जनरेट कर ली, और वो अब जो वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, वो आपके पास रिमेनिंग है। तो उस वेस्ट को आप किसी और काम के लिए यूज कर लो, आप उससे फर्टिलाइजर बना लो। अब देखो क्योंकि बेटा बायोगैस, अब देखिए बेटा, क्योंकि आप उस वेस्ट को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दिस मेक्स बायोगैस अ सस्टेनेबल या फिर रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। अगर बच्चों को ये समझने में मुश्किल हुई है, तो बेटा हम एक नॉर्मली कोई वीडियो लगा के देख लेते हैं कि बायोगैस पाकिस्तान में जनरेट होती है, तो बायोगैस जनरेशन कैसे होती है।
गैस है वो खुदकार तरीके से प्रोवाइड की जा सके। ये गोबर गैस कैसे बनती है, इस पे कितनी लागत आती है, कितनी देर लगती है और कैसी गैस जो है वो पैदा होती है, ये सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। 8-10 दिन में जो है ना तकरीबन 1 टन जो है ना आपकी गैस तैयार हो जाएगी। 1 टन गैस बनाने के लिए कितना गोबर आपको डालना पड़ता है? तकरीबन पर डे 10 से 12 रेडियो होती है हाथ वाली। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ जाहिर महमूद। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चकवाल के दूर अफ्तादा गांव में, जहां पर एक साहब ने अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया, डेयरी फार्म बनाया, पोल्ट्री फार्म बनाया, जैतून का तेल निकालने का कारखाना लगाया और अपनी बहुत सारी ज़मीन खरीदी। तो उन्होंने इस सारे कारोबार को खुदकार तरीके पर मुंतकिल करने के लिए पहले तो सोलर सिस्टम लगाया ताकि बिजली अपनी हो, फिर उसके बाद उन्होंने एक बायोगैस प्लांट लगाया जिसमें गोबर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और गोबर से गैस पैदा की जाती है। उन्होंने ये सेटअप इसलिए लगाया ताकि अपने सारे कारोबार को जो गैस है वो खुदकार तरीके से प्रोवाइड की जा सके। आज हम मौजूद हैं उस जगह पर और उस प्लांट पर जहाँ पर ये गोबर इस्तेमाल करके गोबर गैस बनाते हैं। ये गोबर गैस कैसे बनती है, इस पर कितनी लागत आती है, कितनी देर लगती है और कैसी गैस जो है वो पैदा होती है, ये सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस गोबर गैस प्लांट के मैनेजर, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह पॉसिबल है कि आप अपने पूरे बिजनेस को खुदकार तरीके पे मुंतकिल करें, बिजली भी अपनी पैदा करें, गैस भी अपनी पैदा करें और अपने बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दें। आइए हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में कि ये गोबर गैस कैसे बनाते हैं। मोहम्मद इरशाद। अच्छा, आप यहाँ पर इस बायोगैस प्लांट पे कब से काम कर रहे हैं? ये तकरीबन 1 साल हो गया इसमें। अच्छा, हमें बताएंगे कि आपके जहन में ये जो प्लांट लगाया है बायोगैस का, गोबर गैस का, इसका आइडिया क्यों आया, किस इस्तेमाल के लिए आपने इसको लगाया? ये सबसे पहले हमने डेयरी फार्म बनाया ना, तो इसके लिए जो है ना हमने ये सोचा है कि हमारी जो है ना गोबर वगैरह जो इस तरह ज़ाया होगी, एक तो इसमें जो है ना ये खाद बन के सिलरी बन के बाहर ज़मीनों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। दूसरा हमने सोचा कि 25 kV का जनरेटर लगा के जो है ना डेयरी फार्म पे जितनी भी बिजली है इसे हम तैयार करके जो है ना फ़ायदा उठाएँ ये इस गोबर से। 20 बाई 20 का गोलाई में जो है ना इसका पहले गड़ा बनाते हैं। 9 फुट इसकी हाइट होती है। कि जब ये दीवार वगैरह बना के ना गोलाई में तो 18 फुट का ये गड़ा तैयार हो जाता है। 9 फुट हाइट के बाद फिर जो है ना ये कनोपी की तर्ज का जो है ना हमने इसके ऊपर कंक्रीट करनी है, सारा बंद कर देना। फिर जो सामने जो बना हुआ है ना पैप्स, ये गैस के लिए छोड़ते हैं, ऊपर वाल वगैरह लगा के ना फिर आगे हम जो है ना गैस इस्तेमाल करते हैं। गोबर जहाँ से हल होकर डालते हैं ना वो हाइट पे होती है जगह। सही। गड़ा हमने नीचे लगाया हुआ है, तो ऊपर से जो है ना तकरीबन आधा हाफ ड्रम जो है ना वो गोबर का डाल के उसमें पानी मिक्स करके उसके साथ जो चरखी लगाई हुई है हमने वो मिक्स करके इसके अंदर जो है ना डाल देते हैं। तो तकरीबन कितना अंदाजा है आपका कि कितनी को गैस आप इस प्लांट से पैदा करें हफ्तावार? मैक्सिमम जिस तरह हमको इंजीनियर ने बताया था कि तकरीबन मैक्सिमम 8-10 दिन में जो है ना तकरीबन 1 टन जो है ना आपकी गैस तैयार हो जाएगी। ठीक, तो 1 टन गैस बनाने के लिए कितना गोबर आपको डालना पड़ता है? तकरीबन पर डे 10 से 12 ट्राली जो है रेडियो होती है हाथ वाली वो डालते हैं। तो आप जब उसमें रेडी डालते हैं गोबर की और पानी मिक्स करके, तो कितनी देर बाद गैस बनती है, कौन सी गैस बनती है? ये तो शुरू में जब स्टार्ट करते हैं ना हम तकरीबन 2 ट्राली बड़ी जो है ट्रैक्टर के पीछे जो लगी होती है वो डालते हैं। उसके बाद जो है ना रोज़ की जो है ना 8-10 ट्रालियाँ डालती हैं। तकरीबन 9 दिन के बाद हम डालते हैं, जो हल्की होती है ना वो ओवरफ्लो होकर दूसरी जो है ना टैंकी में जाती रहती है, तो इधर जो है ना फ्रेश जो है ना गोबर आती रहती है। फिर बैक्टीरिया उसके अंदर बना होता है, उसको खाता रहता है, उसकी तादाद ज़्यादा होती रहती है, फिर वो गैस ज़्यादा से ज़्यादा बनती रहती है। बैक्टीरिया खुद बनता है या आप छोड़ते हैं? अगर देखें कि उसमें जो है ना बैक्टीरिया बनने की चांसेस कम है तो फिर आप गोश्त का कोई टुकड़ा, यूरिया, इस तरह की चीज़ें जो डाल के ना तो फिर उसको मसनूई तरीके से भी कोशिश करते हैं कि वो बन जाए। तो जब आप यहाँ पे गैस बन जाती है, बैक्टीरिया गोबर इस्तेमाल कर लेता है, वो नीचे एक मटेरियल सब बच जाता है, उसको आप बाहर निकालते हैं, तो क्या वो आपके किसी इस्तेमाल मतलब खुद ब खुद निकलता है, तो वो आगे उसका कोई इस्तेमाल हो सकता है? उसके बाद जो है ना वो जो टैंक बने हैं ना उसके साथ जो है ना ट्रैक्टर टैंकी लगा के ना मोटर लगा के गोबर वो जो है खेतों में ले जाते हैं, उधर डाल देते हैं। मतलब खाद के तौर पे इस्तेमाल? खाद के तौर पर बहुत अच्छी खाद होती है इसमें, जो दूसरी कोई खाद नहीं इस्तेमाल होती, बहुत अच्छे फसल होते हैं। सब्जियाँ लगाएं, पौधों में डालें, फसलों में डालें, जिस तरह मर्जी करें। मतलब कि एक तो आप अपने डेयरी जो आपने फार्म बनाया उसका गोबर भी आप ज़ाया करने के बजाय इस्तेमाल कर रहे हैं बायोगैस के लिए, और फिर उसका जो मटेरियल बचता है वो भी आप इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो क्या उसको खुश्क करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है? गीला डालें, खुश्क डालें, खुश्क
देखा बेटा, अंकल ने आप लोगों को कितनी अच्छी स्कीम बताई कि अगर आप लोग ओ लेवल में गंदा ग्रेड लाएंगे तो आगे आप क्या कर सकते हैं। तभी मैंने आप लोगों को डिटेल में वीडियो दिखा दी बेटा। ठीक है, कोई रेडी लगाएगा, कोई गधा गाड़ी चलाएगा, जब आप लोग गंदे गंदे रिजल्ट आएंगे तो फिर क्या होगा। आप लोगों के लिए आगे फ्यूचर में बहुत सारी स्कीम्स है जो हमने शेयर कर दी। ठीक है, समझ आ गया आपको कि बेटा पहले आप लोगों ने इसके काउ डंग को जमा करना है, फिर ये छोटा सा ही लाख रुपए के अंदर ये स्कीम बन जाती है। तो ये आपने तैयार करना है। इसके अंदर आपने किस तरीके से, अंकल ने पूरा प्रोसेस समझाया आप लोगों को। ये आपने जो है वो इस गंदगी से जो है वो बैक्टीरिया पैदा करना है, और उस बैक्टीरिया के पैदा होने से जो सांस लेता है उससे बेसिकली क्या होता है, ये गैस जनरेट होती है। फिर गैस जो है उसको आप सिलेंडर्स में जमा कर लेंगे, और फिर मजीद उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ जनरेटर। ठीक है जी। तो बायोगैस के बेटा एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। भाई पहली बात तो ये कि इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। ठीक है, इसकी रनिंग कॉस्ट बहुत कम है। दूसरा ये कि ये रिमोट एरियाज जैसे नॉर्दर्न माउंटेन्स है वहां पे भी पॉसिबल है। तो अगर नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर हम ये डेवलप कर दें तो आपको पता है कि वहां पे फायरवुड बर्न करना पड़ता है, क्योंकि जो नेचुरल गैस है उसकी तो लाइंस है नहीं, पाइपलाइंस नॉर्दर्न एरियाज तक जाती नहीं है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन कितनी हो रही है। तो अगर वहां पे हम बायोगैस प्लांट्स लगा दें तो डिफॉरेस्टेशन में कमी देखी जाएगी। फिर रूरल एरियाज के अंदर भी पॉसिबल है, जैसे गांव देहात की वीडियो दिखाई थी मैंने अभी आपको। और इसमें ज्यादा कोई स्किल्ड लेबर्स भी रिक्वायर्ड नहीं है, इजी प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है इसको। ठीक है ना। डिसएडवांटेज क्या है कि एनर्जी जनरेशन बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तो जैसे आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, कुछ घरों में इलेक्ट्रिसिटी दे दी आपने, या आपने कुछ छोटे मोटे काम के लिए इस्तेमाल कर लिए तो ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है बायोगैस से रिलेटेड। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गए। अब बेटा हम लोग अपने नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ चल रहे हैं, जिसको हम कहते हैं विंड एनर्जी, विंड टरबाइन। बेटा ये विंड टरबाइन की एक डायग्राम भी यहाँ पे दी हुई है एग्जामिनर ने। ठीक है ना, कि किस तरीके से ये जो ग्रिड्स है, नेशनल ग्रिड्स है, उससे कनेक्टेड है बेटा। और किस तरीके से इसके जो ये विंग्स हैं बेसिकली वो विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं थ्रू, विंड एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है जी। तो बेटा इसका भी एग्जामिनर ने इस तरीके से 4 मार्क का सवाल बना सकता है कि भाई डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड टरबाइन। ये 4 मार्क का सवाल भी आ सकता है, और ये इस तरीके से भी आ सकता है कि डायग्राम आ जाए और डायग्राम को जैसे आपने लेबल करना हो। तो दोनों तरीके से सवाल आ सकते हैं, या फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पे भी आ सकता है, जैसे हमने अभी सोलर पावर के बारे में किया था। कह रहे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड यूजिंग अ विंड टरबाइन व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स टर्न्स द ब्लेड्स। तो ये क्या है, बेसिकली ब्लेड्स है। ठीक है, ब्लेड्स ऑफ द टरबाइन कॉजिंग देम टू रोटेट। जब ये विंग्स रोटेट होते हैं, ये ब्लेड्स रोटेट होते हैं, तो रोटेटिंग ब्लेड स्पिन्स अ शाफ्ट कनेक्टेड टू अ जनरेटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शाफ्ट है जो कि जनरेटर से कनेक्टेड है, जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एज द जनरेटर ऑपरेट्स इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी दैट इज ट्रांसमिटेड टू द नेशनल ग्रिड। ये क्या लगा हुआ है, नेशनल ग्रिड लगा हुआ है, फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। विंड एनर्जी इज रिन्यूएबल बिकॉज इट रिलायज ऑन नेचुरल एयर मूवमेंट, produces no emission and generates wind power as long as there is sufficient wind। जब तक हवा चल रही है बिजली पैदा करते रहो भाई, बेहतरीन जरिया है। ठीक है जी। एडवांटेज क्या है बेटा कि इसमें कोई फ्यूल बर्न नहीं हो रहा, ऑयल कोल गैस, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, विंड कभी खत्म नहीं हो रही, विंड फ्री में मिल रही है, तभी रनिंग कॉस्ट भी बहुत लो है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इससे नॉइज पोल्यूशन है, उसके अलावा विजुअल पोल्यूशन भी है, देखने में भी बुरा लगता है, और नॉइस पोल्यूशन भी है। फिर बेटा इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अक्सर इसके जो पर है ना उसके अंदर जो है वो परिंदे आके या बैट्स आके, चमगादड़ और परिंदे आके मर जाते हैं। ठीक है। फिर बेटा विंड के फ्लो के ऊपर डिपेंडेंट है, कभी अगर हवा नहीं चल रही तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो ये जो है वो हमारे पास है। फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है। मिसाल के तौर पे अगर थर्मल पावर स्टेशन, एक थर्मल पावर स्टेशन के मुकाबले में देखें तो 7,500 विंड टर्बाइंस लगेंगी, तो एक थर्मल पावर स्टेशन के बराबर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगी। ठीक है जी। तो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कर ली है।
अब जरा हम लोग इसके पास्ट टेपर्स की तरफ चल रहे हैं बेटा, और यहाँ पर एक तस्वीर दी हुई है, झिमपीर जगह है सिंध के अंदर, तो उधर विंड टर्बाइंस लगी हुई है, उसकी तस्वीर यहाँ पर दी हुई है। द फिगर स्टडी फिगर 2 which shows wind power plant at Jimpir, पाकिस्तान। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहे हैं, सजेस्ट टू रीजंस व्हाई पाकिस्तान हैज सूटेबल कंडीशंस फॉर डेवलपिंग विंड एनर्जी। आपके ख्याल में विंड एनर्जी डेवलप करने के लिए सूटेबल कंडीशंस क्यों है पाकिस्तान के पास? ठीक है जी, आप लोगों ने अपने पॉइंट शेयर किए, अब मैं यहाँ पे मार्क्स स्कीम के पॉइंट्स भी शेयर कर देता हूँ बेटा। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, विंड एनर्जी इज बीइंग डेवलप्ड इन द साउदर्न कोस्टल रीजन्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया पे विंड एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोस्टल फ्लैट लैंड है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इजी और चीप है। हवाएं चल रही है, समुद्री हवाएं चल रही है, तो बेटा साथ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो सकती है, फ्लैट लैंड अवेलेबल है। दूसरी बात कह रहा है, पाकिस्तान हैज अ नंबर ऑफ विंड कॉरिडोर रीजन्स such as hilltops and ridges in the northern Indus Valley. These areas, which are exposed to wind for much of the year, and therefore ensure that wind energy production will be economically viable. तो ये दो रीजंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए जो मार्क्स स्कीम के यहाँ पे मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए हैं। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गया है बेटा। अब हम लोग करने जा रहे हैं कवरेज टाइडल पावर की। टाइडल पावर क्या होता है? टाइड्स, समंदर की लहरें, उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है जी। तो यहां पर बेटा मैंने एक और 4 मार्क का प्रैक्टिस सवाल बना दिया है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग टाइडल पावर। टाइडल पावर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट हो सकती है, जरा बता दीजिए। कह रहे भैया, सूटेबल कोस्टल एरिया विद स्ट्रॉन्ग टाइडल करंट इज सेलेक्टेड वेयर टाइड्स rise and falls with enough force to generate electricity। जहां समंदर की लहरें ऊपर नीचे इतनी हो रही हो कि उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। टाइडल स्टेशन, बैरेज, टाइडल लगून और टाइडल स्ट्रीम जनरेटर्स आर इंस्टॉल्ड टू कैप्चर द मूवमेंट ऑफ वाटर। भाई ये उस उन इक्विपमेंट्स की बात की गई है, उन चीज़ों की बात की गई है जो उसमें रिक्वायर होते हैं, इंस्टॉल करने पड़ते हैं ताकि वो मूवमेंट को कैप्चर कर सके। एज टाइड मूव्स इन एंड आउट ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। भाई लहरें ऊपर नीचे क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ सी वाटर फ्लो थ्रू द चैनल। ठीक है जी। द मूवमेंट ऑफ वाटर फोर्सेस टर्बाइंस टू रोटेट। अब जब लहरें ऊपर नीचे होंगी तो टर्बाइन रोटेट करेगी, कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब जो रोटेशन है, वो रोटेटिंग टर्बाइन जो है वो जनरेटर से कनेक्टेड होती है, और जनरेटर इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जनरेटर जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो आप आगे कनेक्ट कर सकते हैं वायर से, नेशनल ग्रिड या फिर लोकल ग्रिड से, ताकि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर प्रोवाइड किया जा सके। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ टाइडल पावर। ठीक है जी। अब देखिए पास्ट पेपर्स का एक सवाल आया हुआ है, ठीक है, टाइडल पावर से रिलेटेड, ये डी पार्ट है। जो 6 मार्क का सवाल है ये वो आया हुआ है। कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज ग्रोइंग रैपिडली एट अराउंड 5% अ ईयर। 5% जो है वो पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सालाना बढ़ रही है। अब वो क्या कह रहा है, रीड टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स दे दिए उसने। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द यूज ऑफ सोलर पावर इज बेटर देन वेव्स एंड टाइडल पावर टू हेल्प मीट इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं भाई सोलर पावर बेहतरीन तरीकेकार है, ठीक है जी, टाइडल के मुकाबले में सोलर जो है वो बेहतर है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को पूरा करने के लिए। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यानी कि यहाँ पे सोलर वर्सेस टाइडल को कंपेयर कर रहा है। ठीक है जी। तो बेटा मैंने दोनों के यहाँ पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, सोलर में क्या बेहतर है और टाइडल में क्या बेहतर है। तो आप दोनों में से किसी एक के बारे में एक पॉजिटिव और दूसरे के बारे में नेगेटिव लिख सकते हो। फिलहाल मैं दोनों के पॉजिटिव बता रहा हूँ, दोनों के पॉइंट्स बता रहा हूँ। भाई सोलर पावर रिलेटिवली ज्यादा अफोर्डेबल है कंपेयर टू टाइडल पावर, सो इसको स्मॉल स्केल पे भी लगाया जा सकता है, लोग आराम से अफोर्ड कर सकते हैं।
सोलर पावर जो है वो स्मॉल स्केल पे भी हो सकता है, हाउस होल्ड और बिजनेस, आपने देखा है छोटे छोटे बिजनेस और घरों में भी आजकल सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, वो अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। और इसको जरूरी नहीं है कि आप नेशनल ग्रिड से कनेक्ट करें, जैसे अपने घर पे लगी हुई है तो नेशनल ग्रिड से थोड़ी कनेक्टेड, जबकि वेव और टाइडल पावर बेटा वो समंदर में जाके हो रही है, तो उसके लिए जरूरत है कि उसको नेशनल ग्रिड से या लोकल ग्रिड से कनेक्ट किया जाए, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा कह रहे हैं सोलर पावर इज ऑलरेडी बीइंग यूज वेयर एज टाइडल पावर इज नॉट। पाकिस्तान में सोलर पावर बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन टाइडल पावर अभी तक डेवलप नहीं किया है। और बहुत सारे लिमिटेड एरियाज हैं, सिर्फ कोस्टल एरिया पे ही वेव या टाइडल एनर्जी जनरेट हो सकती है, जबकि अगर आप सोलर पावर को देखो तो वो कहीं पर भी जिधर गर्मी हो धूप हो बस वहां पे जनरेट हो सकती है। और बेटा सोलर टाइडल पावर के लिए आपको स्पेशलिस्ट इक्विपमेंट्स चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको नाम बताए थे इनके, तो बेटा वो एक्सपेंसिव है और अनअफोर्डेबल बना देती है इस प्रोसेस को। अब बेटा अगर हम वेव पावर या टाइडल पावर के हक में बात करें कि वो सोलर पावर से बेहतर क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तकरीबन 1050 किलोमीटर जितनी बड़ी कोस्ट लाइन है, मोस्टली अनडेवलप्ड है। भाई बच्चा पूछ रहे नबील पूछ रहे उन इक्विपमेंट्स के नाम बता दें। बेटा बैराज, टाइडल लगून, टाइडल स्ट्रीम, ये सब नाम बताए थे मैंने आपको, ठीक है ना। अब बेटा वो कह रहा है कि पाकिस्तान के लिए सोलर पावर क्यों बेहतर है। भाई पाकिस्तान के पास इतना बड़ा कोस्टल एरिया रखा हुआ है, लार्जली अनडेवलप्ड है, खासतौर पे जो बलूचिस्तान का मकरान कोस्ट वगैरह है वो तो अनडेवलप्ड है ज्यादातर, और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वेव्स लहरें भी तेज तेज चलती हैं, तो सोलर पावर जनरेट हो सकता है। फिर बेटा सोलर पावर जो है वो सिर्फ दिन के टाइम पे है, लेकिन वेव जो एनर्जी है वो 24 घंटे है, ठीक है जी। तो ये बेहतरी आ गई इसमें, ये इसका बेहतर पॉइंट आ गया। फिर बेटा कह रहे हैं कि जो कोस्टल सिटीज है जैसे गवादर, आपको पता है गवादर पे कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है और कितनी ज्यादा पोटेंशियल है, तो यहाँ पर रैपिडली इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो सकती है और प्रोवाइड भी हो सकती है। गवादर पोर्ट के लिहाज से तो सोलर टाइडल पावर डेवलप करना बहुत अच्छा है। तो दोनों के मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप किसी को चूज करो, लेकिन यहाँ पे जो इवैल्यूएशन करना है वो सिर्फ ऐसे नहीं करना कि सोलर पावर बेहतर है या टाइडल पावर बेहतर है, आपने एक्सटेंट में जवाब देना है, ठीक है। एक्सटेंट या तो लिमिटेड एक्सटेंट हो या ग्रेट एक्सटेंट। अगर आपके ख्याल में सोलर पावर बेहतर है तो आप कहेंगे कि आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि सोलर पावर बेहतर है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और अगर आप समझते हैं कि नहीं टाइडल पावर बेहतर है तो आप कहेंगे आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट टू अ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। तो कमेंट ऑन द एक्सटेंट बाय विच यू अग्री विद दिस स्टेट, ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन भी है।